सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। मैं हूं ज्योति मिश्रा। जो इस बात की उम्मीद थी आखिरकार हुआ भी वही। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर इस्लामाबाद में 21 घंटे तक बातचीत फेल हो गई। मैराथन बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बहस हुई, बातचीत हुई, सहमति लेकिन बन नहीं पाई। इसका मतलब साफ है कि सीज फायर की बात अब फेल है। उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में अब और बारूदी जंग जो है वो छिड़ सकती है, वहीं युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है। तो दुनिया भर की नजर इस्लामाबाद पर टिकी थी, लेकिन जब बैठक बेनतीजा हो गई तो दुनिया का टेंशन में आना लाजमी है, क्योंकि वैसे ही मिडिल ईस्ट में छिड़ी वार से दुनिया परेशान है। तेल और गैस की किल्लत झेल रही है। अगर ये युद्ध और लंबा खिंचा तो वर्ल्ड वॉर की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही बैठक बेनतीजा रही और जेडी वेंस ने अमेरिका रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपना बेस्ट ऑफर देकर अब रवाना हो रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई है और ईरान को जो सबसे बेहतर डील हो सकती है वो अमेरिका ने ऑफर किया है। और जैसा कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, बातचीत हमने काफ़ी ज़्यादा लचक के साथ की है, यानी कि हम हर तरीके से फ्लेक्सिबल थे, गुडविल के साथ आए थे, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक अविश्वास की कमी जो पिछले 2 दिन से नजर आ ही रही थी, जब से बैठक और बातचीत का ये दौर शुरू हुआ था, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ना ईरान अमेरिका पर भरोसा कर पा रहा है, ना अमेरिका ईरान पर। इधर इस्लामाबाद में शांति वार्ता तो फेल हो गई है। मिडिल ईस्ट फिर से बारूद के मुहाने पर खड़ा हो गया है और अब ऐसी आशंकाएं हैं कि जो वार्ता फेल हुई तो अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया को टेंशन में लाकर डोनाल्ड ट्रंप मियामी में UFC फाइट देखने में बिजी हैं और उनके साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने कुछ समय तक ट्रंप से बातचीत की और फिर वहां से रवाना हुए, जबकि ट्रंप वहीं बैठकर अगली फाइट देखते रहे। तो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटों तक बातचीत हुई। शांति वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही, या यूं कहें कि सीज फायर पर हुई बातचीत फेल हो गई। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच बातचीत फेल हुई है। 21 घंटे तक चली शांति वार्ता बेनतीजा रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हम बिना किसी डील के लौट रहे हैं और ये ईरान के लिए बुरी खबर है। हम तो तैयार थे ही हर सिचुएशन के लिए, तो हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया था। और जेडी वेंस ने यह भी कहा कि हम यहाँ अच्छी नीयत से आए थे, लेकिन ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी और अब हम अपना बेस्ट ऑफर जो है वो ईरान के लिए यहीं छोड़कर जा रहे हैं। ईरान इस पर आगे विचार विमर्श करे कि वो अमेरिका की बातें मानता है या नहीं, और प्रमुख तौर पर जो तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उस पर पूर्णतः रोक लगाने की मांग अमेरिका कर रहा है। आपने सुना कि अमेरिका से ज्यादा ये ईरान के लिए बुरी खबर है। वहीं यूएसए का टारगेट ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास कोई भी परमाणु टूल्स हो और यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर ताकत को बर्बाद कर दिया है। वहीं ईरान से कमिटमेंट चाहते हैं, आज के लिए नहीं भविष्य के लिए भी, कि वो परमाणु कार्यक्रम विकसित नहीं करेंगे। ईरान से अमेरिका को लिखित में कमिटमेंट चाहिए कि भविष्य में भी ईरान कभी किसी न्यूक्लियर टूल के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन इस पर बातचीत 21 घंटे हुई पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। तो जेडी वेंस अब क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे बातचीत बेनतीजा रही, क्या इसके अहम पॉइंटर्स रहे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस्लामाबाद से बिना किसी डील के वापस जा रहे हैं और शांति वार्ता फेल होने का उन्होंने एक बड़ा संदेश यहां पर दिया। शांति बहाली के लिए 2 राउंड में 21 घंटे तक हमारे बीच बातचीत हुई। जेडी वेंस कहते हैं कि बुरी खबर यह है कि हम कोई समझौता नहीं कर पाए और समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। इसके अलावा वेंस की एक और बड़ी बात यह कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी है और ईरान को हमने अपना बेस्ट ऑफर दिया था, लेकिन बात नहीं बनी है। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए तैयार नहीं है और ये अमेरिका की सबसे मुख्य मांग है। यूएस नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करे और बातचीत गंभीर और विस्तृत थी, लेकिन अंत तक डील नहीं हो पाई, इसलिए हम अपना बेस्ट ऑफर देकर जा रहे हैं। और हम बैठक में शामिल होने के लिए अच्छी नीयत से इस्लामाबाद आए थे, लेकिन ईरान हमारी बातें नहीं मान रहा है और ये ईरान का नुकसान है। ये कहते हुए जेडी वेंस अपनी टीम के साथ जो है अमेरिका के लिए रवाना हो गए।
तो पाकिस्तान की भी अब एक बार फिर ग्लोबल किरकिरी होगी कि कैसे वो लोग पीस मेकर बनने चले थे, लेकिन इस्लामाबाद में बातचीत जो है वो फेल हो गई। आज के हालात पर चर्चा करने के लिए एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से उम्मीद ये की जा रही थी कि बातचीत में शायद मुल्क दोनों चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से समझौता हो जाए क्योंकि नुकसान सबको झेलना पड़ रहा है, लेकिन कल भी चर्चा में हम यही उम्मीद जता रहे थे कि अगर एक अविश्वास रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा दोनों देशों का एक दूसरे पर भरोसा करना और किसी भी डील को सार्थक कर पाना। देखिए ज्योति, अविश्वास तो अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत पुराना ही नहीं, रिसेंट पास्ट में भी हुआ है। जब जून 25 में वार्ता चल रही थी तब भी उनके ऊपर अटैक हुआ, और जब अभी हाल फिलहाल जो नया अटैक शुरू हुआ था वो भी एक वार्ता के दौरान हुआ था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। नेशनल ट्रस्ट जिसको बोलते हैं उसकी बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बात ये भी कि जहाँ ये वार्ता हो रही थी वो भी कोई बहुत रीइंफोर्स नहीं कर रहे थे ट्रस्ट को, क्योंकि अब पाकिस्तानी F-16 एयरक्राफ्ट जो है अब सऊदी अरेबिया में पहुंच चुके हैं। वहां पर इसका मतलब कि वो लड़ने की तैयारी में है ईरान से, और ईरान ये बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से आप कह लीजिए कठपुतली या पिट्ठू या उनकी वॉसल स्टेट है अमेरिका की। तो उनको पता है वो सिर्फ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आगे नहीं करेंगे। और जहां तक ट्रंप का सवाल था, ट्रंप ने अभी इस वार्ता के खत्म होने से पहले एक स्टेटमेंट देना शुरू किया। उन्होंने कहा हम जीत चुके हैं, चाहे ये वार्ता फेल हो, ये वार्ता सक्सेसफुल हो, हम जीत चुके हैं और हमें अब कुछ नहीं चाहिए। एक मैंने बात और नोटिस की जो वाइस प्रेसिडेंट वांस ने बोली है, उन्होंने कहा कि हमने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ऑब्लिटरेट कर दिया है, और जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि ये फर्दर कोई कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करें। तो ये बात थोड़ा सा क्लाइम डाउन है अगर आप उस तरीके से देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जीत घोषित कर दी है और वांस ने पब्लिक मैसेज दिया है कि इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है और बाकी हम होने नहीं देंगे, ये बात की बात हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है इनके पास मसौदा छोड़ के जा रहे हैं, एजेंडा छोड़ के जा रहे हैं, अपने पॉइंट्स छोड़ के जा रहे हैं जो हम बेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो सूत्रों से पता चल रहा है उस बेस्ट में ऐसी चीजें हैं जो ईरान कभी भी शायद एक्सेप्ट नहीं करे। जैसे उसमें कहा गया है कि अपने मिसाइल्स को आप एक तरीके से बिल्कुल लिमिटेड रेंज में कर देंगे, तो उसमें ऑफेंसिव कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा मुश्किल वो होगा। और जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है तो वो शायद सबसे बड़ी उनकी ऑप्टिक्स ये होती कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से पहले की तरह खुल जाए, क्योंकि उनकी वजह से ये बंद हुआ है। ये जो इकोनॉमिक त्रासदी आई है ग्लोबल, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो हुआ है, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। ये अगर लड़ाई नहीं शुरू होती तो वो बात मुद्दे की थी ही नहीं। कहीं ना कहीं ईरान के ना झुकने के पीछे अमेरिका का जो बिहेवियर है वो भी एक बड़ी वजह है। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज़ को लेकर भी कहते हैं कि हमें अभी भी ईरान माने या ना माने उसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि अमेरिकी सेना जो है वहां मौजूद तमाम माइंस को हटाने में लगी हुई है। हॉर्मुज़ साफ हो जाएगा और देखिए अमेरिका दुनिया पर एहसान करने के लिए तैयार है। तो एक इस एटीट्यूड के साथ आप चले हैं पीस वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बातचीत फेल हो गई, आगे क्या? देखिए, ये जो बातचीत फेल हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये जो बातचीत है ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस वॉर, जिसको कि मैं कहता हूँ इस युद्ध की समाप्ति की शुरुआत मात्र है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो विजडम है जो कि एक्सरसाइज किया गया इस सीज फायर को इस्टेब्लिश करने में, वो आगे भी जरूर उसको एक्सरसाइज किया जाएगा, ऐसी मैं करता हूं। क्योंकि अगर आगे आने वाले समय में जो युद्ध है रिज्यूम करता है तो जो विनाश है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ऑलरेडी काफ़ी विनाश हुआ है, खासकर ईरान के अंदर आप देखें तो ईरान के अंदर भारी तबाही और बर्बादी हुई है। तो ऐसे में और ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने जो रिटेलिएशन किए हैं उसमें इजराइल में और वेस्ट एशिया में भी काफ़ी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि पहले राउंड की जो बातचीत में दोनों ही पक्षों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस अख्तियार की, लेकिन ये जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं उसके ऊपर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और भविष्य में आने वाले समय में मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो वार्ता अवश्य होगी। अब उसमें कितना समय लगता है और उसका कौन सा वेन्यू होता है, लेकिन इस्लामाबाद का जो वेन्यू था वो जाहिर है कि इजराइल के लिए बहुत ही कंफर्टेबल वेन्यू नहीं था, ये बात बहुत स्पष्ट है। और जिस तरीके से अनेक तरीके का
जो एक वातावरण वहाँ के ख्वाजा आसिफ और इसराइल जी। के बीच में जो इंटरेक्शंस हुए वो सारे विषय भी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में वार्ता होगी, लेकिन उसका जो समय और वेन्यू लेकिन क्या उस होगा भविष्य से वो पहले अब क्या हालात होंगे? क्या एक वर्ल्ड वॉर की तरफ ये हालात बढ़ते चले जा रहे हैं? ये भी सवाल उठता है, क्योंकि फिलहाल तो लड़ाई जारी है। अगर लड़ाई रुकी नहीं है, इसका मतलब साफ शब्दों में यही है। ईवीएम श्रीवास्तव सर, आपसे एक चीज और हम ये समझना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप या तो अपने कटु वचन से या तो फिर अपने बिहेवियरल पैटर्न से कोई ना कोई संदेश दे देते हैं। एक तरफ आप शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान अपने दूत भेज रहे हैं, तमाम बड़े जो क्रीमी नेता हैं वहां के वो पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं ईरान के नेता से, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कुश्ती देखने में बिजी है, मैचेस देखने में बिजी हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि भाई आई एम हैविंग अ गुड टाइम, चाहे जो हो रहा है होने दो। ज्योति, प्रेसिडेंट ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनको जो अपना उनका मागा ऑडियंस है उसके सामने उनको अपनी मैचो इमेज रखनी ही रखनी है। उनको ये दिखाना है कि हम जीत चुके हैं, उनको ये दिखाना है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी मिलिट्री बहुत ताकतवर है और हम किसी भी चीज का फैसला लोगों को डरा के धमका के या मिलिटरली कर सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे जो उनका ये आपने देखा होगा जब से वो आए हैं प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म में, हमेशा धमकियों के बाजार गर्म किया है और उसकी वजह से बहुत संकट आया, डिप्लोमेटिक संकट बहुत आया है। तो वही बात यहाँ होती दिख रही है। वो चाहते हैं कि अगर समझौता हो भी तो लोगों को, उनकी जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको ये लगना चाहिए कि समझौता हमारी ताकत की वजह से हुआ है। कोई समझौता ऐसा नहीं हुआ है जब हमने भी कोई चीज किसी को दी, और ये ऑप्टिक्स उनको रखना है चाहे सिचुएशन कोई भी हो। लेकिन ज्योति, एक बात और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से क्लाइम डाउन उनके वर्ड्स में होता है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब उन्होंने कहा हम विन कर गए हैं, ये बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है। पहले वो कहते थे हम जीत के दिखाएंगे, इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल के दिखाएंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने इनकॉन्सिक्वेंशियल बना दिया है। तो ये अपने आप में एक संकेत है, और शायद जब वाइस प्रेसिडेंट वांस वहां जाएंगे और वो लोग अपने क्लोज रूम में एक बातचीत करें, कैबिनेट की एक मीटिंग होगी, तब उसमें से कुछ मांगे ऐसी होंगी जैसा कि संजीव जी भी कह रहे थे, मैक्सिमलिस्ट डिमांड जो है उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन होगा। इसीलिए आपने देखा इसी पॉइंट पर जाते हुए संजीव जी का भी एक राय ले लेती हूँ मैं। संजीव जी, जो ये आप मैक्सिमलिस्ट डिमांड की बात कर रहे थे, जब हम ये सोचते हैं कि आगे होगा क्या, जब बंद कमरों में बातचीत होगी, अमेरिका क्योंकि काफी उम्मीद के साथ उन्होंने अपने सबसे पावरफुल टॉप लीडर्स को यहाँ भेजा था, लेकिन बातचीत विफल हो जाती है। न सिर्फ अमेरिका निराश है, मिडिल ईस्ट निराश है, बल्कि पूरी दुनिया में अब एक मायूसी छा जाएगी कि भाई जंग चलने वाला है। क्या वाकई एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर ये लोग अपने आप को धकेल रहे हैं, या फिर आगे बातचीत जो है वो धीरे धीरे और दूसरे समझौतों की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि अमेरिका ईरान की एक भी बात मान नहीं रहा है, उसके ब्लॉक्ड फंड्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर कहता है वी हैव गिवन आवर बेस्ट। देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि इस वार्ता में एक बात तो जो सकारात्मक रूप से हम नोटिस कर सकते हैं वो ये कि एक लंबे अंतराल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बातचीत की है। ये जो प्रेसिडेंट ओबामा के समय की जो ईरानियन न्यूक्लियर डील, जिसे कि ज्वाइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता था, उस समय जो बातचीत होती थी उसमें अमेरिका की तरफ से जॉन केरी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करते थे, और जाहिर है कि उस समय के बाद से अब जा करके एक लंबे अंतराल के बाद दोनों ही साथ साथ बैठे हैं, सामने सामने बैठे हैं। 28 फरवरी के पहले की जो वार्ताएं हो रही थी वो इनडायरेक्ट थी, ओमान उसमें मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन ये जो डायरेक्ट टॉक्स का होना इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं, जो हार्ड लाइन पोजीशंस हैं, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो इसका जो एक बहुत ही छोटा और एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब आज वो साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो भविष्य में ये भी संभव है कि वो अपनी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं उस पर थोड़ा टोन डाउन करें, उसको कम करें और एक विन विन फार्मूले की तलाश करें, और एक विन विन फार्मूला निकालना ही होगा। और ये दोनों पक्ष मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे अड़ करके कोई सीज फायर को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये बात बहुत स्पष्ट है। और अब देखना होगा कि इस तरीके की जो बुद्धिमत्ता, इस तरीके का जो विजडम है वो कितना प्रिवेल होता है कि जिसमें कि एक विन विन फार्मूले की तरफ दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो देखिए अभी ऐलान कर दिया है कि हम लोग ऑलरेडी विन विन पोजीशन में हैं, ईरान बातचीत माने या ना माने अमेरिका की जीत है। और जेडी वेंस भी कहीं ना कहीं यही कह के गए हैं कि ये बुरी खबर है, लेकिन उससे ज्यादा बुरी खबर ईरान के लिए है कि बातचीत विफल रही।
तो इधर ईरान और अमेरिकी जो डेलीगेट्स हैं उनके बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। दोनों देशों के बीच सहमति क्योंकि नहीं बन पाई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्तें नहीं मानी। परमाणु ऊर्जा की शर्त को मानने से भी ईरान ने इनकार किया। और वार्ता से जुड़े ईरानी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अमेरिका बातचीत में वो हासिल करना चाहता था जो युद्ध के जरिए नहीं कर पाया। तो सूत्र कहीं ना कहीं अभी भी जो जानकारी मिल रही है उससे ये बातचीत से साफ हो जाता है कि एक क्लियर विन जो है जंग में चूंकि अमेरिका को हासिल नहीं हो पाया, तो बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए वो ये दिखाना चाह रहा था कि ईरान पर हमने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी बात जो है, सूत्रों से एक जानकारी निकल कर आई है कि अमेरिका का एटीट्यूड ऐसा था, अमेरिका जो बर्ताव कर रहा है उससे बातचीत में वो हासिल करना चाहता है जो युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर पाया। एक तरीके से अमेरिका अपना पावर, अपना पोजीशन यहाँ पर दिखाना चाह रहा था, जिसको बड़ी चोट पहुंची है ईरान के इस युद्ध में। तो आपको दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप समझ पाएंगे कि कैसे जेडी वेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि ईरान के साथ पीस टॉक फेल हो गई है। तो अब ये दो तस्वीरें देखिए जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने का उन्होंने ऐलान किया, और दूसरी तस्वीर देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसके तुरंत बाद अपने विमान में सवार होकर अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। यानी कि 1 मिनट का भी वक्त और बर्बाद नहीं किया इस्लामाबाद में कि राउंड 2 की बातचीत हो सके, कुछ और बातचीत आगे बढ़ सके। 21 घंटे की मैराथन मीटिंग्स के बाद वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। ये दोनों तस्वीरें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के चेहरे पर करारा तमाचा जरूर है। इस्लामिक वर्ल्ड का चौधरी बनने की पाकिस्तान की कोशिशों को एक्सपोज कर रही है। ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता में मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान ने बड़े सपने पाल रखे थे, खुद को दुनिया का नया शांति दूत समझने लगा था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट था और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को अधर में लटकाकर लौट गया है। तो ईरान भी बिना डील के लौट रहा है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही और आइए ये समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से बात नहीं बन पाई। तो सबसे बड़े वो तमाम मुद्दे जो एक यहाँ पर लूपहोल रहे या फेलियर रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात नहीं बन पाई। हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच कोई सहमति नहीं बनी क्योंकि अमेरिका इस पर कंट्रोल चाहता है, तो हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज पर ईरान टोल वसूलना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि अब जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो ये कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा लेबनान पर इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं इजराइल का हमला जारी है और ईरान की बात नहीं मानी गई। ईरान ने ये कहा था कि लेबनान पर जब तक सीज फायर नहीं करते हैं, वो उस दायरे में नहीं आता है, तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो दूसरा अहम जो मुद्दा था वो इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम का। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरीके से रोक लगाना चाहता है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी संप्रभुता का मुद्दा मानता है। यूएस को ईरान से कमिटमेंट चाहिए कि वो भविष्य में भी परमाणु कार्यक्रम विकसित ना करे और इस पर ईरान सहमत होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ईरान काफी जोर शोर से ऑलरेडी इस पर काम कर रहा था, जो युद्ध की एक बड़ी वजह भी थी। बहरहाल बातचीत फेल होने पर अब ईरान का भी बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि अमेरिका बातचीत से भागने का बहाना ढूंढ रहा था, अमेरिका से आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने तो ये भी कह दिया है कि हम आगे भी कोई बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका अपनी छवि बचाने के लिए वार्ता कर रहा था। संजीव श्रीवास्तव जी, तमाम मुद्दों पर तो चलिए हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठने लगता है। ये बातचीत फेल हुई है, उससे बड़ा फेलियर यहाँ पाकिस्तान साबित हुआ है। कि पाकिस्तान की जो भूमिका है ज्योति जी, एक मैसेंजर की रही है, उससे ज्यादा वो कोई उसकी भूमिका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही लो है और पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद का जो वेन्यू है वो सभी के लिए कंफर्टेबल नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल जाहिर है कि वो बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करता और जिस तरह का एक्सचेंजेस आपने ख्वाजा आसिफ और इजरायली साइड में देखे और उसके बाद एक ट्वीट किया गया, उसके बाद इजरायली जब रिएक्शन आया तो वो ट्वीट हटा दिया गया और उस ट्वीट में अनेक आपत्तिजनक बातें ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के बारे में लिखी थी। आज भी जो पाकिस्तान है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, दोनों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। तो ऐसे में एक पक्ष जो कि इस युद्ध में इतना इंटेंसली इन्वॉल्व है, उस पक्ष के द्वारा अगर एक वेन्यू को पसंद नहीं किया जा रहा है तो पहले से ही उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़े थे कि ये इस्लामाबाद का वेन्यू इस पूरे टॉक्स के लिए कितना सूटेबल था।
और जाहिर है कि उसको लेकर के अनेक पक्ष, जैसे कि हमने लेकिन डिस्कस किया, क्या सिर्फ वेन्यू भी एक फैक्टर था? पीके श्रीवास्तव जी, आपकी भी ओपिनियन इस पर मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आप बड़ा इस्लामिक मुल्क का यहाँ लीडर बनने चले थे और ऐसे में मध्यस्थ की भूमिका में तो चलिए थे ही, आपका काम मैसेंजर का था, लेकिन मैसेंजर का भी कुछ रोल होता है कि आप कोशिशें करते हैं कि बातचीत कम से कम किसी नतीजे पे पहुंचे। यहाँ तो पूरी तरीके से बातचीत बेनतीजा रही। ज्योति, मैसेंजर अपने रोल को ठीक से तभी निभा सकता है जब दोनों पक्षों पर उससे पूर्ण विश्वास हो। आप बताइए, पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है पास्ट में जिससे उसके ऊपर विश्वास हो सकता है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में डबल गेमिंग की, वो उसने यूएस के साथ भी किया और अफगानिस्तान के साथ भी किया और तालिबान के साथ भी किया। पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस दिए हुए हैं यूएस को जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स हो रहे थे। तो पाकिस्तान का रोल हमेशा से बड़ा ड्यूबियस सा रहा है इंटरनेशनल स्टेज पर। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर कोई फाइनेंशियल पावर भी नहीं है। देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। सबको पता है कि ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। तो ऐसे माहौल में अगर आप देखें तो किस तरह का समझौते के बीच में पाकिस्तान अपने आप को खड़ा कर सकता है? ये सबको पता था कि पाकिस्तान को मोहरा बनाया गया है, जो यूएस डिजाइन एक ऑप्टिक्स थी कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी बात को एक तरीके से ईरान के पास पहुंचा सकें जी इन अ डायरेक्ट मैनर। तो अब मैं आपको एक मौका दीजिए, एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, ये जो उनका जाना है वाइस प्रेसिडेंट वांस का यहाँ से, वो भी प्रेशर टैक्टिक्स का एक हिस्सा है। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। ये किसी कंफर्टेबल वेन्यू पे जो हम बोलते हैं, जहां तीनों को विश्वास हो, उसमें यूएस को भी होना चाहिए, इजराइल को भी होना चाहिए और उसमें ईरान को भी होना चाहिए। जब ये बात वहां होगी, उसके बाद से बात में आगे दम आएगा। ये जाना और ट्रम्प का बोलना कि हम जीत चुके हैं, दोनों प्रेशर टैक्टिक्स का एक हिस्सा है, जिसे आर्ट ऑफ डील बोलते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये पोजीशन है एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं खबरें तो ये भी आ रही थी कि शायद चाइना भी अब एंटर करेगा और मध्यस्थता की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ये जेडी वेंस जो है अपनी टीम के साथ अमेरिका रवाना हो गए। संजीव जी, ईरान ये कहता है कि अमेरिका चाहता ही नहीं था कि सीज फायर हो, अमेरिका चाहता ही नहीं कि युद्ध खत्म हो, वो तो आए सिर्फ इसलिए थे कि दुनिया को दिखा सकें हमारे पास गुडविल है, अपनी छवि सुधार सकें और जंग में जो नहीं मिला वो इस बातचीत से हासिल करें। देखिए, ये वही बात है कि जिसको कि मैं मैक्सिमलिस्ट पोजीशन कहता हूं, और एडामेंट जो रुख है, जो एक अड़ियल रुख है, दोनों ही पक्ष दिखा रहे हैं और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। और उन्हें एक जिसको कहते हैं विन विन फार्मूले का आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों को अपनी जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं उसको टोन डाउन करना होगा, एक कंप्रोमाइज करना होगा और कुछ ऐसे बातों पर एग्री होना होगा कि जहां से शांति स्थापित की जा सके। और लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो जटिल होने जा रही है और वो चूंकि मिसट्रस्ट बहुत ही डीप है, हॉस्टिलिटीज बहुत ही ज़्यादा हुई हैं। 28 फरवरी के बाद से काफ़ी डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन हुआ है। ईरान तो सबसे ज़्यादा तबाह बर्बाद हुआ है, लेकिन उसके रिटेलिएशन की वजह से इजराइल और वेस्ट एशिया में भी काफी क्षति हुई है। देखिए, जेडी वेंस ये कहकर निकले हैं पाकिस्तान से कि वी हैव गिवन आवर बेस्ट ऑफर, तो आपको लग रहा है कि ईरान को अब थोड़ा सा और नरमी बरतने की जरूरत है? ईरान के लिए ये एक चांस है और मैं अवश्य कहूंगा कि इसके बावजूद भी कि जब ये वार्ता विफल हुई है, उसका जो कंक्लूसिव जो उनका स्टेटमेंट था कि हमने आप ईरान को अपना जो फाइनल और बेस्ट ऑफर दिया है और ये अब देखना होगा ईरान उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, और ये ईरान के लिए एक चांस है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूं कि ईरान की इस्लामिक रिजीम के पास ये एक अवसर है और उसको उन्हें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और अपने पॉलिसी अप्रोचेस में जो सकारात्मक बदलाव लाते हुए कुछ ऐसे प्रपोजल्स रखने चाहिए जो कि अदर साइड को एक्सेप्टेबल हो। और जाहिर है कि उनको अपने इजराइल के बारे में उनका जो स्टैंड अभी तक रहा है उसके बारे में भी अब वो रिकंसिडरेशन अगर करें और जो नफरत रही है इजराइल से, स्टेट ऑफ इजराइल से, उसको भी अगर त्यागने के संदर्भ में कोई सकारात्मक कदम उठाएं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो ईरान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी फिलहाल मानना। ऐसे में चलिए हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले सीज फायर को लेकर हुई बैठक बेनतीजा तो रही। ईरान और अमेरिका एक टेबल पर आमने सामने बैठे, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। तो आइए जानते हैं
हैं ईरान और अमेरिका का क्या कहना है। तो जो बड़ी बातें रही कि आखिर बेनतीजा क्यों था, और मेरे पीछे बड़ी स्क्रीन पर भी आप समझ पाएंगे अब काफी आसान और डिटेल तरीके में कि बैठक बेनतीजा थी। आखिर किसने क्या कहा। अमेरिका कहता है कि बुरी खबर यह है कि हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका तो बातचीत से भागने का बहाना ढूंढ रहा था, यानी नियत ही नहीं थी आपकी पीस टॉक्स की। अमेरिका कहता है ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी, हम वापस अमेरिका जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका छवि बचाने के लिए वार्ता करने आया था, ना कि युद्ध विराम पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने परमाणु हथियार पर कोई पुख्ता भरोसा नहीं दिया है, और ईरान कहता है कि देश के हितों और मैदान में मिली उपलब्धियों की रक्षा की है, यानी कि इनडायरेक्टली न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जारी रखने की बात। अमेरिका कहता है ईरान को हमने बेस्ट ऑफर दिया था लेकिन बात नहीं बनी। अब ईरान का मानना है कि ईरान की ओर से अगले दौर की वार्ता की कोई योजना ही नहीं है। कल भी ईरान का बड़ा कड़ा रुख था, वो टेबल पर भी आमने सामने बैठने को तैयार नहीं थे, और अब कहते हैं कि आगे भी कोई बातचीत नहीं होगी। बैठक में शामिल होना अच्छी नीयत से इस्लामाबाद आए थे, अमेरिका कहता है। तो ईरान का कहना है कि यूएस गतिरोध के बावजूद मांगे कम करने को तैयार नहीं था। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ईरान की तरफ से जो बैठक फेल होने के बाद बयान आ रहा है, 2-3 मुद्दों पर मतभेद बना रहा, समझौता नहीं हो पाया। एक ही बैठक में समझौते की उम्मीद स्वाभाविक नहीं है। बैठक अविश्वास और संदेह के माहौल में हुआ है। मुद्दों और परिस्थितियों की जटिलता ज्यादा थी। 40 दिनों के संघर्ष के बाद संदेह का माहौल बना हुआ था। तो देखिए, जो हमारे गेस्ट्स भी हैं, पैनलिस्ट, वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि माहौल ही जब सकारात्मक नहीं था तो फिर मतभेद तो बने ही रहेंगे। ईरान ने कह दिया है कि 2-3 मुद्दों पर मतभेद बने रहे और समझौता नहीं हो पाया। पीके श्रीवास्तव सर, जब ईरान खुद कह रहा है कि एक बैठक में समझौते की उम्मीद स्वाभाविक नहीं है, यहाँ पर अविश्वास और संदेह का माहौल ज्यादा है, मुद्दे और परिस्थितियों की जटिलता ज्यादा है, तो ऐसे में ईरान क्या संदेश दे रहा है? ज्योति, एक बात तो माननी पड़ेगी कि वेन्यू का सिलेक्शन ही संदेह को बढ़ाता है जी। ये उसको बढ़ा, पाकिस्तान का वेन्यू होना, ये जिसने भी चूज किया था उसमें वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। देयर इज नो ट्रस्ट विच कैन प्रिवेल। तो वो भी उसमें एक कारण, जो आपने पहले कहा था कि ये पाकिस्तान में होना अपने आप में संदेह को बढ़ाता है कि शायद हमारे ऊपर बिल्कुल प्रेशर लाया जाएगा और उनकी मैक्सिमलिस्ट डिमांड को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का आज तक का एटीट्यूड रहा है, वो हमेशा विन और लूज चाहते हैं। जो संजीव जी कह रहे थे कि विन विन, ये उनके इक्वेशन में आता ही नहीं है। वो सोचते हैं बाकी लोग हारेंगे, चाहे वो पश्चिम देशों के साथ हो, बिल्कुल, चाहे यूरोप के साथ हो। आपने कभी उनको ऐसी बात करते देखा है जिसमें वो दूसरे की कंसिडरेशन को फैक्टर इन करते हैं? वो हमेशा कहते हैं नाटो जो संगठन बना था, ये डिफेंसिव संगठन है। अगर आप किसी पर वॉर ऑफ चॉइस करते हैं तो उसमें नाटो का आना नहीं है, उनके आर्टिकल्स में नहीं आता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प लताड़ते रहे, यूरोप को कहते रहे कि ऐसे नाटो को क्या फायदा है, हम निकल जाएंगे। तो वो अपनी पावर पोजीशन को यूज करते हैं विन एंड लूज करने के लिए। वो कभी भी विन विन की बात नहीं सोचते, इसीलिए कोई चीज डिप्लोमेटिक स्तर पर चल नहीं पाती है। मिलिटरली आप कर सकते हैं। उन्होंने अभी कहा है कि वहां कुछ थोड़े से सी माइंस हैं, उसमें मैंने अपने फोर्सेस को लगा दिया, वो सी माइंस क्लियर कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर हो जाएगा। उनका अपना ये सोचना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो उनके गले की हड्डी बना हुआ है, जिसकी वजह से उनके ऊपर सारा आघात पड़ रहा है, उनकी इमेज के ऊपर। देख रही है, अमेरिका को भी ये बात पता है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ विन वाला फैक्टर चाहिए। पहले कहते हैं कि सभी मुल्क जो हैं जाके अपना अपना तेल खुद ले आए, अपना वो डील देखें, हमारा लेना देना नहीं है। आज का ताजा बयान उनका ये कहता है कि भाई हम दुनिया पर एहसान करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी वहां भेज दी है माइंस हटाने के लिए, और इसके बाद वो हॉर्मुज को ओपन कर देंगे पूरी तरीके से। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है तो खुद अमेरिकी नहीं बता पाते, तो ऐसे में अब दुनिया भर के लिए समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से ईरान अमेरिका की बातचीत फेल हो गई। शुक्रिया बहुत आप दोनों का, पीके श्रीवास्तव सर और संजीव श्रीवास्तव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।